बाहर से रोने की आवाज आती है बहुत तेज। वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि मुकेश और मुकेश की वाइफ रेनू सोफे में बैठी हुई है और रेनू के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। मतलब ऑब्वियसली पूरा कपड़ा जो होता है वहां पर से पूरा रेड हो रहा होता है और मुकेश वहां पे चिल्ला रहा होता है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। इसके बाद फटाफट से एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पायल उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर उसको देखते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई इनके पेट में जो बच्चा था जो कि अब 7 महीने का था वो अंदर ही अंदर शायद मिसकैरेज हो गई है और वो बच्चा अंदर मर गया है। आर्टिफिशियल डिलीवरी टाइप की कराते हैं ताकि वो बेबी निकले। तो बेबी जब अंदर से निकलता है उससे इतनी गंदी स्मेल आती है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा तो मरे हुए अंदर पता नहीं कितना टाइम हो गया और अंदर ये मर के सड़क चुका है बच्चा। दोस्तों मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अभी रात के बजे हैं 1:18 और मैं इस वक्त ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे पायल ने एक कहानी भेजी, खुद की ट्रू स्टोरी भेजी, उनके परिवार पे हुए हुए ब्लैक मैजिक की खतरनाक कहानी भेजी है और मेरे से रहा नहीं गया। मेरे को लगा कि मैं अभी ही कहानी रिकॉर्ड करता हूँ सो दैट जिस इमोशन के साथ पायल ने मुझे सुनाया था ना उसी इमोशंस के साथ वो कहानी मैं आपको भी एक्सप्रेस कर पाऊँ। दोस्तों बहुत ही खतरनाक कहानी है और जितनी भी ब्लैक मैजिक की कहानियां मैंने इस चैनल पे सुनाई है ना ये उनमें से सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। दोस्तों आप जो भी कर रहे हो जहां पे भी आप हो आई रिकमेंड कि सब कुछ छोड़ के आप ध्यान से इस कहानी को सुनना बिकॉज ये कहानी बहुत ही खतरनाक है एंड ट्रस्ट मी आप मजबूर हो जाएंगे कि आप इस कहानी को पूरा सुने। आप इस कहानी को बीच में छोड़ नहीं सकते दोस्तों। सो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों ये कहानी हमें पायल ने भेजी है कनाडा से। पायल अभी कनाडा में रहती है, शी इज मैरिड देयर, उनके अपने बच्चे पूरा परिवार है। पर ये कहानी तब की है जब वो 18 साल की थी और वो इंडिया में रहती थी और उनके परिवार के साथ इतना भयानक ब्लैक मैजिक हुआ कि उनका हंसता खेलता खुशहाल परिवार लिटरली खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। दोस्तों कहानी तो बहुत ही खतरनाक है पर कहानी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वो हल्का सा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और हमारे मोटिवेशन का डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना अमेजिंग सपोर्ट दिखाने के लिए। तो चलिए इसी बात पे कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये कहानी पायल ने भेजी है और ये कहानी आज से 20 साल पहले की है। ये कहानी उस टाइम की है जब पायल 18 साल की होती थी। अब इस कहानी को समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए मुझे सबसे पहले पायल की फैमिली के बारे में आपको बताना बड़ा जरूरी है। दोस्तों पायल की फैमिली में सबसे पहले उसके फादर दोस्तों एक बहुत बड़े अफसर थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिप्लोमेट थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे। विदेश मंत्रालय जो बोलते ना, हाँ उसमें अच्छी खासी पोस्ट पे थे। बड़े ब्रिलियंट आदमी थे। अपनी लाइफ में जो भी काम उन्होंने किया उसमें बेहद सक्सेसफुल हुए, हर जगह पे टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हो रहे। बहुत होशियार होने के अलावा, बहुत बड़े ऑफिसर होने के अलावा एक बहुत ही नेक दिल और बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे वो। अगर उनको रेड लाइट पे कोई भिखारी या कोई गरीब दिख जाता था तो पट से 500 रुपए का नोट उनको दे देते थे कि बेटा खाना खा ले। मतलब वो इस तरह के इंसान थे कि वो नेकी करते थे और वो कहते हैं ना नेकी करो कुएं में डालो, बस वो मदद करते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो बड़े नेक इंसान थे। अब ऐसे ही आती है पायल की मदर। पायल की मदर एक हाउसवाइफ थी, काफी इनोसेंट, जैसे हम सबकी मम्मियां होती हैं, सीधी सादी भूली भाली सी लेडी थी। उनकी लाइफ का बस एक ही एजेंडा था कि उनके पति और उनके बच्चे खुश रहें, सब सक्सेसफुल हो जाएं, घर में सब प्यार से रहें, बस। वो काफी रिलीजियस भी थी। इसके अलावा पायल की फैमिली में उसके 3 भाई भी थे और वो तीनों भाई पायल से उम्र में बड़े थे। पायल का जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था मुकेश पायल से उम्र में 11 साल बड़ा था। उसकी एज लगभग 28-29 ईयर्स होगी इस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ था। और मुकेश ना बड़ा ही ब्राइट था, अपने फादर की तरह ही बिल्कुल इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, और जितने भी एग्जाम उसने दिए थे वो भी सारे एग्जाम्स को एकदम गोल्डन रेटिंग के साथ क्रैक करता था। मुकेश पढ़ने में इतना ब्रिलियंट था कि हाल में ही मुकेश ने IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हाईएस्ट रैंकिंग लाके ऑफिसर का पद हासिल किया था और अभी उसको उसकी जॉब लगी थी एक ऑफिसर के तौर पे। इसके बाद मुकेश से छोटा भाई था, वो मुकेश से 1.5 साल छोटा था और उसका नाम था मिक्की दोस्तों पढ़ाई कर रहा था, काफी सीधा सादा सा, बहुत ही ओबीडियंट टाइप का बच्चा रहा है वो हमेशा से। वो लगभग 27-28 साल उसकी एज है और मिक्की अभी भी परस्यू कर रहा है पढ़ाई। उसने कई सारी तरह की पढ़ाई करी थी। पहले उसने नॉर्मल BCom किया, फिर उसके बाद मास्टर्स करी, अब वो PhD परस्यू कर रहा है। और क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो कुछ कमा नहीं रहा है, तो वो अपने माँ बाप पे निर्भर है अपनी रोजी रोटी के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है इनका तीसरा भाई
जिसका नाम होता है अंकित। अंकित सबसे छोटा भाई है भाइयों में, और वो पायल से लगभग 7 साल बड़ा है। अब अंकित जो है, अंकित इनके घर का सबसे गुड लुकिंग बच्चा है। बड़ा ही हैंडसम सा, बड़ा ही चार्मिंग सा उसका नेचर है। जहाँ पे भी वो स्कूल में रहा काफी पॉपुलर रहा है, आस पड़ोस में भी सब लोग उसे अच्छा मानते हैं, प्यार करते हैं। तो बड़ा ही ना एक चार्मिंग सा, डैशिंग सा नेचर है उसका। अंकित कई सारी चीजों की पढ़ाई भी कर रहा है और कई सारे उसने एग्जाम्स भी दिए हैं जो कि उसके भी क्लियर नहीं हुए हैं। तो वो भी एक तरीके से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। इसके बाद आती है पायल। अब दोस्तों आखिरी बच्चा बचता है पायल। पायल जैसे कि मैंने आपको बताया वो अभी 18 साल की हुई है और वो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। तो बेसिकली उसको दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। वो दुनिया में हो रही चीज़ों के बारे में, अच्छी बुरी, खतरनाक, डेंजरस, हर तरह की चीज़ से एकदम बेखबर है। वो अपने फेरी लैंड में अपनी सपनों की दुनिया में जी रही है। उसके सपनों की दुनिया में बहुत अमेजिंग बाप है जो कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरा कर रहा है। उसके सपनों की दुनिया में एक बहुत प्यारी माँ है जो प्यार से उसे पाल रही है। उसके सपनों की दुनिया में 3 भाई हैं जो बहुत ही अपने आप में होशियार है, पावरफुल है, शार्प है, गुड लुकिंग है और पायल की रक्षा के लिए हर समय तत्पर है। तो और क्या चाहिए एक बहन को? भरा पूरा परिवार। पर पायल को पता भी नहीं था कि आगे आने वाले कुछ महीनों में ऐसी ऐसी चीजें इनके साथ होने वाली हैं कि इनका जो हरा भरा प्यार से रहने वाला परिवार है ना, ये तबाह होने वाला है और इतनी बुरी तरीके से कि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं दोस्तों। सो दोस्तों अब मैंने आपको इनके परिवार के बारे में बता दिया। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब पायल ने दोस्तों हमें बताया कि क्योंकि इसके फादर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में थे, विदेश मंत्रालय में थे, डिप्लोमैट थे, तो उनको ना बहुत बार इंडिया से बाहर ट्रैवल करना पड़ता था और कई बार वो ट्रैवल करके ना महीनों महीनों तक विदेशियों में रहना पड़ता था। जब ये सारे बच्चे थे ना तो ये बड़ा एंजॉय करते थे। कभी इनको लंदन रहने को मिलता था, कभी इन्हें पेरिस रहने को मिलता था, कभी अफ्रीका, कभी केन्या, अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोग रहने को मिलता था। नए नए कल्चर ये लोग देखते थे, हवाई जहाज में घूमते थे, बीचेस पे जाते थे, पहाड़ों पे जाते थे, नया नया कल्चर एक्सपीरियंस करते थे, खाना नया नया एक्सपीरियंस करते थे। एज किड्स इट वॉज अमेजिंग। बट मेरे को पायल बताती हैं कि जब वो इंडिया में वापस आते थे ना तो इंडिया में भी ऐसा नहीं था कि उनकी कोई नॉर्मल सी लाइफ थी। दिल्ली में काफी पॉश एरिया में उनका एक अच्छा खासा घर था। बहुत सारे उस घर में हर तरह की सुख सुविधा, जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती थी वो सारी थी। उनके पास एक अच्छी गाड़ी थी, घर में नौकर चाकर थे, हर चीज का ख्याल रखा गया था। इनकी ख्वाहिशें मुंह से निकलने की देर होती थी कि पूरी हो जाती। वो इस तरह की ड्रीम लाइफ जी रहे थे। अब आप सोच रहे हो कि दोस्तों अच्छा तो मैंने सारा बता दिया, अब खराब कब से होना शुरू होगा इनकी लाइफ में? बस अभी से दोस्तों। इनके जो पिताजी थे, पायल के जो फादर थे, वो बड़े ना कम बोलने वाले व्यक्ति थे और उस वजह से ना उनके दोस्त भी बड़े कम थे। पर उनका एक नेचर था, अगर कोई इंसान उनको समझ में आ जाता था या कोई उनका दोस्त बन जाता था तो वो उसके लिए ना फिर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, लिटरली सब कुछ। ऐसे ही उनके पिताजी के एक दोस्त थे जिनका नाम था मिस्टर वर्मा जी। अभी जो वर्मा जी थे ना, इनकी भी बड़ी अजीब सी कहानी है। वर्मा जी बेसिकली इनको इनके एक रिश्तेदार के थ्रू मिलते हैं। इनका एक रिश्तेदार था जो कि ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था, तो वहां से वर्मा जी से इनकी मुलाकात कराई गई थी। वर्मा जी छोटे मोटे एक्टर थे, छोटे मोटे जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं ना उस तरह का काम ही करते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि टीवी में कोई रोल वगैरह करें। एक दो इन्होंने शोज में, सीरियल वगैरह में छोटा मोटा रोल भी किया था, बट देन कोई खास सक्सेस उन्हें मिली नहीं और उसके बाद वर्मा जी की जिंदगी में लाले पड़े रहे। वर्मा जी वैसे जिस परिवार से आते हैं वो एक सुनारों का परिवार है और जनरली सुनारों के पास वेल्थ होती है, सोना वगैरह होता है। बट वर्मा जी की कहानी डिफरेंट थी। वर्मा जी के पास ना तो घर था, ना कोई वेल्थ थी, ना ही उनके पास सोना वगैरह था। वो ब्रोक थे और उनकी हालत बहुत टाइट थी। वर्मा जी की हालत टाइट तो थी, साथ में वर्मा जी का अच्छा खासा परिवार भी था। वर्मा जी थे, उनकी वाइफ थी और उनकी 2 बेटियां थी जिसका नाम रेनू और रेखा था। अब वर्मा जी की जिंदगी में ना कई सारी समस्याएं थी। पैसा वैसा तो उन पे नहीं था, काम उन्हें नहीं मिला, वो तो प्रॉब्लम थी। पर इस समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये थी कि उनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी शादी नहीं हो रही थी। और वर्मा जी बताते थे कि उनकी शादी ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास दहेज की रकम ना होना। वो बताते थे कि जहाँ पे भी वो रिश्ता करने जाते हैं तो लोग मोटी मोटी रकम में दहेज मांगते हैं और वो उनके पास होता नहीं है और उस वजह से वो रिश्ता जो है तोड़ के चले जाते हैं। अब वर्मा जी की बेटियों का रिश्ता इतने बार टूट गया कि वर्मा जी पे बड़ा ही स्ट्रेस और बड़ा ही प्रेशर पड़ने लगा और वो स्ट्रेस और प्रेशर वर्मा जी झेल नहीं पाए और उसकी वजह से उनको पैरालिसिस अटैक आ गया। वर्मा जी का इलाज कराया गया और जब इलाज से वर्मा जी रिकवर करे तो वर्मा जी की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी, वर्मा जी का एक हाथ, पैर, आई, लिप, सारी की सारी चीजें हल्की हल्की पैरालाइज हो गई। और वर्मा जी के साथ एक इशू ये भी हो गया कि अगर वो आगे भी अब स्ट्रेस लेंगे तो कभी भी वो कंप्लीट पैरालिसिस में जाके मर सकते हैं। हो सकता है शायद वर्मा जी की इस लाचारी और इस बेबसी को देख के ही पायल के पिताजी को उन पे तरस आ गया हो और फिर धीरे धीरे पायल के पिताजी ने उनसे दोस्ती कर ली। अब वर्मा जी का इनके घर पे आना अक्सर हुआ करता था।
वर्मा जी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार इनके घर आ जाया करते थे। कभी इनके लिए फल लेके, फ्रूट्स लेके, मिठाइयाँ लेके, कभी जूस लेके, कभी चॉकलेट लेके, ऐसे अलग अलग जब भी वो आते थे उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। पायल के पिताजी हमेशा उसे बोला करते थे कि वर्मा जी भाई साहब जरूरत नहीं है इन चीजों की, आप आ रहे हैं हमारे लिए बहुत है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि भाई ये आदमी तो ऑलरेडी, इसके पास तो 1 रुपया नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, ये हमारे लिए फालतू का खर्चा करके आ रहा है। पर वो इसको बहुत गुड जेस्चर भी समझते थे। वो सोचते थे कि ऐसा इंसान जो कि जिसमें कुछ है ही नहीं, अगर वो हमारे लिए चॉकलेट वगैरह या जो भी गिफ्ट ला रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे ही एक दिन वर्मा जी की तबियत बड़ी खराब हो गई। तो वर्मा जी की जब तबियत खराब हुई तो पायल के पिताजी वर्मा जी के घर गए उनसे मिलने के लिए। जब उनके घर गए तो उन्होंने देखा वर्मा जी बेड पे लेटे हुए हैं, बुखार आया हुआ है, उन पे ड्रिप वगैरह चढ़ी हुई है उनकी और बड़ी हालत टाइट है उनकी। तो जब उसके पिताजी गए तो पायल के पिताजी का वर्मा जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रोते रोते उनसे रिक्वेस्ट करके बोला, भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं भाई साहब, मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि अब मैं शायद कुछ ही दिन जीऊंगा। भाई साहब एक एहसान रहेगा, मेरी बेटियों को आप संभाल लो। आपका बेटा है ना मुकेश, मेरी बेटी रेनू से उसकी शादी करा दो। बहुत ख्याल रखेगी आपके बेटे का। बस मैं मर जाऊंगा, बस ये दोस्ती पे एहसान करके बस मुझे आप फ्री कर दो। पहले तो पायल के पिताजी ने इस बात को खुद से ही मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई साहब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे अपने बेटे को ये बात बोल दूं। अगर उसका खुद का मन हो तो फिर भी ठीक है, पर मैं तो ये बात नहीं बोल पाऊंगा। ना 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 ना, क्योंकि उनका खुद का भी मन नहीं था। वो खुद भी नहीं चाहते थे कि वर्मा जी की बेटी उनके घर आए। पता नहीं क्यों, समहाउ कुछ ऐसी वाइब थी जो उनको शायद पसंद नहीं थी, या मे बी उनको लग रहा था कि ये बेटर जोड़ा नहीं है। और क्यों नहीं हो यार, मुकेश वॉज अ ब्रिलियंट गाय, वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर था एंड ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। और वर्मा जी की जो बेटी थी वो बस ग्रेजुएशन करी हुई थी, वो घर पे रहती थी और वर्मा जी की हालत तो इन सबने देखी थी। तो उनके पिताजी का भी मानना था कि थोड़ा बराबर का जोड़ा तो होना चाहिए। पर फिर भी बहुत ज्यादा जब वर्मा जी ने जिद करी, बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, तो अंकल ने ये बात मुकेश के सामने रखी। अब जैसे मुकेश के सामने बात रखी गई, मुकेश ने साफ मना कर दिया। क्योंकि मुकेश दोस्तों एक्चुअली में एक लड़की के प्यार में ऑलरेडी पागल था। इंडिया आने से पहले पायल के पिताजी केनिया में थे, नैरोबी में पोस्टेड, और मुकेश भी उनके साथ था। तो जब मुकेश वहां था तो नैरोबी के ही वहीं के एक ऑफिसर की बेटी से मुकेश को प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और ये सर्टेन था कि दोनों साथ में ही अपना फ्यूचर देख रहे थे। ये बात उसने अपने पिताजी को बताई कि पिताजी मैं तो ऑलरेडी किसी से बहुत प्यार करता हूँ और ऐसे ऐसे फलाना फलाना ऑफिसर है, वो वहीं की है केनिया की, और वहीं पे मैं जो है उनसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं इनसे शादी नहीं करूंगा। एंड विच वॉज अंडरस्टूड। तो पायल के पिताजी ने वर्मा जी को मना कर दिया। अंकल ने तो मना कर दिया, पर वर्मा जी ने दोस्तों हार नहीं मानी। वो लगातार इनके घर आते रहे। हर 2 दिन में वो एक बार इनके घर आ जाते थे और कोशिश करते थे किसी न किसी तरीके से या तो अंकल को या तो आंटी को या फिर मुकेश को कन्विंस करने की कि बेटा शादी कर ले। वो हाथ जोड़ देते थे, वो गिड़गिड़ा लेते थे, वो जितना नीचे गिर सकते थे ना वो उतना नीचे गिर जाते थे, पर उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते थे। अब ये चीज ना मुकेश को और मुकेश की मदर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर अंकल का क्या था ना, वो बड़े नर्म दिल इंसान थे। मैंने बताया था ना, बड़े साफ दिल के इंसान थे वो। तो उनको बस ये लगता था कि यार एक बूढ़ा बाप है जो खुद पैरालाइज्ड है और बस अपनी बेटी के लिए जो है कि बड़ा परेशान है, तो बस वो इस वजह से उनको लीवे दे देते थे और उनकी सारी इरिटेशन, ये जितनी भी बातें वो ऊटपटांग करते थे या ये सारी बातें बोलते थे, उनको माफ कर देते थे। अब दोस्तों पायल बताती है कि ये सारी चीजें वो भी सुनी रही थी, पर वो बहुत ज्यादा ना इंटरेस्टेड इन चीजों में नहीं होती थी, क्योंकि वो तब ऑब्वियसली बच्ची थी, उसका नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था, उसके साथ नई नई चीजें हो रही थी। पर पायल बताती है कि 4-5 दिन तक ऐसा होता है कि वर्मा अंकल के घर नहीं आते। और एक दिन जब ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते थे तो अंकल ने ही ये बात बोली कि यार 4-5 दिन हो गए वर्मा जी आए नहीं, लग रहा है शायद अब वो मान चुके इस बात को कि शादी नहीं होगी। उसके अगले दिन ही वर्मा जी इनके घर आते हैं और इनके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं। वर्मा जी आते हैं और उनके पिताजी से बैठ के बात करते हैं कि भाई साहब एक्चुअली मैंने भी अब जस्ट रियलाइज करा है कि मैं जबरदस्ती आपके बेटे से शादी थोड़ा करा सकता हूँ, मैं अपनी बेटी को आपके बेटे पे थोप थोड़ा सकता हूँ। तो जो है कि मेरे को माफ करना आप, मैंने जो है कि नादानी में, मजबूरी में, बेबसी में आपके सामने हाथ फैलाया, पर इट इज ओके। मेरे को आप बस दोस्त की तरह ही देखना, मैं भी आपको बहुत प्यारा दोस्त देखता हूँ और मेरे से जो भी भूल चूक हुई प्लीज माफ करना। बस इसके बाद उसके पिताजी उनको गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं यार, कोई बात नहीं, तू परेशान था, बेबस था, है तो तू दोस्त ही मेरा, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है दोस्त, कोई शादी वादी की बात नहीं होती, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद वर्मा जी का नॉर्मल घर पे आना लगा रहता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जब भी वो आते थे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे, मतलब कुछ ना कुछ वो लाएंगे। अगर वो फल नहीं ला रहे हैं तो एक फूल ले आएंगे कि भाभी जी आपके लिए फूल लाया हूँ, पायल तेरे लिए छोटी सी टॉफी लाया हूँ। पर उनकी आदत थी कि वो गिफ्ट लेके जरूर आते थे, बड़ी अच्छी आदत लगती थी इन सबको। अब इसके बाद दोस्तों इनके साथ ऐसी चीज होती है ना कि इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक दिन ये लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि मुकेश आता है और एकदम ना मुकेश का जो फेस होता है ना एकदम डेड फेस होता है, मतलब कि
पायल बताती है कि उसने जब मुकेश की आंखों में देखा तो उसने उसकी आंखों में ना उसका भाई नहीं देखा। उसको ऐसे लगा कि वो आंखें तो देख रही हैं पर उसकी जो बॉडी है वो कंट्रोल कोई और कर रहा है। उसकी आंखें बस रोबोट की तरह आगे देख रही। लिटरली उतने डेड फेस से मुकेश ने अपने पापा को बोला कि पापा मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वर्मा अंकल की बड़ी बेटी रेनू से ही शादी करूंगा, मैंने सोच लिया बस। अब ये चीज दोस्तों बहुत शॉकिंग थी क्योंकि मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था और एक हफ्ते पहले ही तो मना करके गया है, वो लड़ाई करके गया है घर पे कि मुझसे सारी बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं है। पर अब एकदम से क्या हो गया? घर वालों ने उससे पूछना शुरू करा कि बेटा सब कुछ ठीक है, तेरी क्या वहां लड़ाई हो गई, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं होता। पर उसने किसी बात का आंसर नहीं किया। वो बस एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि मेरी शादी रेनू से करा दो बस, कि मेरी उम्र हो गई है, मेरे को अब शादी करनी है, मेरे को सेटल होना है, मेरे को इंडियन लड़की से शादी करनी है, मेरे को रेनू से शादी करनी है, मेरे को वर्मा अंकल की लड़की से ही शादी करनी है। कराओगे तो बताओ, नहीं कराओगे तो बताओ, मैं तो करूंगा। अब दोस्तों कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे का इतना एक्सट्रीम फ्लिप देख के ना उसको क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस करेंगे। पर यहाँ पे गलती हुई पायल की मदर से। पायल की मदर को ना मुकेश की विदेशी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आती थी। उनको लगता था यार कल्चरल डिफरेंस है, कहाँ हम इंडियन, कहाँ वो केनिया की, नेचर का बहुत फर्क है, कपड़े पहनने का बहुत फर्क है, कल्चर का बहुत फर्क है। एक तरह से ना उनके माइंड में स्टिग्मा था। वो सोचा करती थी कि वो बाजार में आएगी, छोटे कपड़े पहन के आ गई तो क्या होगा, रिश्तेदारों के पैर नहीं छुए तो क्या होगा। तो समहाउ उस कॉम्प्लेक्स की वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से आंटी ने मुकेश का साथ दिया और मुकेश की शादी फटाफट से फिक्स करा दी वर्मा जी की बड़ी बेटी रेनू के साथ। दोस्तों पायल बताती है कि ये शादी ना पापा कभी होने नहीं देते, पर क्योंकि मम्मी उनका साथ दे रही थी। घर की महिला जब आपका साथ देती है ना इन चीजों में तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि मम्मी ने साथ दिया तो ये बात हो गई फिक्स और वर्मा जी को बुला के बात बताई गई। उसके बाद एकदम चट मंगनी पट ब्याह का प्लान हो गया और पता भी नहीं चला कि 1 महीने के अंदर शादी की डेट आ गई। शादी की सारी तैयारियां, सारे खर्चे, सब कुछ सारा का सारा पायल की फैमिली ने उठाया क्योंकि वर्मा जी के पास तो कुछ था ही नहीं। उसके अलावा वर्मा जी को उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हमें जो है दहेज में आपकी बस बेटी चाहिए 2 कपड़ों में, हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो एक तरीके से वर्मा जी की जो प्रॉब्लम थी दहेज वाली, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हो गया था, पैरालाइज वो हो गए थे, एक तरीके से भगवान ने अपने आप ही उनके सारे रास्ते खोल दिए। एक तो उनकी बेटी इतने अच्छे घर में चली गई और दूसरा दहेज वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं पड़ा। इसके बाद शादी कराई जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, बड़े अच्छे से होती है। समहाउ शादी में बस एक चीज थी जो सबको खटक रही थी। शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा कराया गया था, मंदिर में शादी हुई, सोबर सी प्यारी सी शादी थी। पर जो दुल्हन थी ना, जो रेनू थी, पूरी शादी के दौरान रेनू के चेहरे पे ना समहाउ ग्लो नहीं था, एक खुशी नहीं थी, एक अंधेरापन था। होता है ना आपका अगर मूड खराब है, आप 100 लोगों के बीच में भी होगे ना तो अलग ही आप दिख जाओगे। एक अजीब सा नेगेटिविटी थी उसके चेहरे पे और वो नेगेटिविटी हर किसी को दिख रही थी। पर समहाउ क्योंकि शादी में जो मेन परिवार वाले होते हैं वो तो इतने ऑक्यूपाइड होते हैं तो वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। एंड फिर शादी हो जाती है और शादी होके ये लोग घर वापस आ जाते हैं। अब जब ये घर वापस आ जाते हैं तो घर पे आके छोटी मोटी रस्मों रिवाज वगैरह होते हैं और जब होते होते ना काफी लेट हो चुका होता है तो सोने का टाइम हो गया होता है। तो एक एक करके परिवार के जितने लोग होते हैं अपने अपने बेडरूम में सोने चले गए होते हैं। अब इनका जो घर होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का घर होता है। इनका 2 मंजिला घर होता है जो अंदर से कनेक्टेड होता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम होते हैं। एक बेडरूम में मम्मी पापा रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं, एक में मुकेश रहता है। अब मुकेश की वाइफ भी उस रूम में शिफ्ट हो गई। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे 3 बेडरूम है। एक बेडरूम है पायल का जो सबसे छोटा बेडरूम है, जिसके साथ छोटा सा एक वॉशरूम भी अटैच्ड। इसके अलावा जो दूसरा बेडरूम है वो मिक्की का बेडरूम है जो बीच वाला भाई है। और उसके बाद तीसरा बेडरूम है जो कि अंकित का बेडरूम है। और अंदर से ही जो है थोड़ा डबल हाइट एरिया है तो सीढ़ी जाती है तो नीचे की आवाज ऊपर, ऊपर की आवाज नीचे पूरी सुनाई देती है। अब सब कुछ हो जाता है दोस्तों, सुहागरात वगैरह की सब ऑब्वियसली जो रस्मों रिवाज होते हैं वो सजा वजा के वो सब नोटी नटखट हरकतें ये सब चीजें होती हैं। हंसते हंसाते ये सब करते कराते थक हार के सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं। पायल बताती है कि वो करीबन 2-2:30 बजे सोने गई रूम में और बस उसकी आंख लगी थी कि 3-3:30 बजे बहुत तेज आवाजों से उसकी नींद खुलती है। वो कोशिश करती है सुनने की ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो चीखने चिल्लाने की जैसी कुछ कुछ आवाजें आ रही होती है। पायल को बड़ा डर लग जाता है, बड़ी घबराहट हो जाती है क्यों उसको आज तक कभी इस घर में ऐसी आवाजें उसने सुनी नहीं थी। वो अपने आंखों को ऐसे ऐसे करके थपथपाती है, अपने गाल खींचती है जस्ट टू मेक श्योर कि वो सो नहीं रही है, कि वो सपना तो नहीं देख रही कहीं। उसके बाद वो दरवाजे के पास जाती है तो वो देखती है कि वो चीखने चिल्लाने की जो आवाजें आ रही होती हैं, बहुत ही एग्रेसिव सी आवाजें, वो नीचे मुकेश के रूम से आ रही होती हैं। और ये आवाजें वायलेंस की आवाजें नहीं थी दोस्तों, ये आवाजें प्लेजर की आवाजें थी।
बट इट वॉज वेरी लाउड। और उसमें मुकेश से ज्यादा मुकेश की वाइफ की आवाजें आ रही थी, रीनू की। जब तक पायल ऊपर से देख रही थी तब तक मम्मी पापा का भी दरवाजा खुलता है और इनकी मॉम दरवाजे से बाहर आती है। उनकी आंखें बिल्कुल नीची थी, वो शर्म के मारे डूब रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें और कैसे जाके उस दरवाजे में नॉक करके बताएं कि भाई तुम की क्या तरीका है। बट वो क्या कहती है और फिर वो आवाजें कुछ टाइम तक चलती रही, चलते आवाजें कम हो गई और उसके बाद फिर ये लोग दोबारा से अपने रूम में सोने चले गए। एंड इट वॉज वेरी ऑकवर्ड एंड वेरी वेरी शेमफुल फॉर देम। मतलब एक नई बहू आई है, आप लोग ऑब्वियसली इंटीमेट अगर हो रहे हो तो आप ऐसे कैसे इंटीमेट हो रहे हो कि पूरे घर में आपकी आवाजें जा रहे हैं? क्या आप पागल हो चुके हो? आप में क्या दिमाग नहीं है? बट खैर एवरीथिंग वॉज वेरी सैड एंड वेरी वियर्ड। बट फिर वो इवेंचुअली सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो इनके घर का नहीं रिवाज होता है, ये लोग हमेशा से ब्रेकफास्ट और डिनर एक साथ एक ही डाइनिंग टेबल में करते हैं। जितने भी लोग होते हैं हर कोई डाइनिंग टेबल में आता है एंड इट इज अ कंपल्शन। सिमिलरली अगले दिन सुबह सब लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट ओके। बस जो नई बहू थी वो कोई खास दिन से बात कर नहीं रही होती है, आंखें नीचे करके बैठी होती है, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रही होती है। मुकेश नॉर्मली खाना वाना जैसे हो रहा तो कर रहा होता है। इन लोगों को लगता है कि यार ये जो नई बहू है ये थोड़ी सी अभी शायद नए एनवायरनमेंट में है, थोड़ी सी थोड़ा सा शाई है, थोड़ी सी घबराई भी होगी, शर्माई भी होगी। रात को क्या पता उसको पता चला नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर पता चल गया होगा तो उससे भी उसको शर्म होगी शायद, या मे बी समथिंग लाइक दैट। तो इन लोगों ने एक तरह से इग्नोर कर दिया, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया। अब दोस्तों आती है रात और रात को फिर से सेम चीज दोबारा से होती है, सेम चिल्लाने की और मोर्निंग की और बहुत लाउड आवाजें आती हैं। और वो जो आवाजें थी दोस्तों वो प्लेजर से ज्यादा स्केरी आवाजें थी। पायल के लिए इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग कि उसके घर में क्या हो रहा है। आप सोचो आप एक 18 साल की बच्ची हो और आपके घर में इतनी अजीब चीजें कर रहा हो आपका भाई और आपकी भाभी, तो कैसा लगेगा आपको? मम्मी पापा ऑब्वियसली उनके रूम में भी आवाज गई थी पर वो लोग भी शर्म के मारे बाहर नहीं आते हैं। एंड दिस बिकेम अ नॉर्म, दिस हैपेंड एवरी नाइट। एंड इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी ये बोलने की कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सारे लोग ना ये दीज वर वेरी नाइस पीपल। इनको लग रहा था कि अगर हम बोल देंगे तो शायद बहू को बहुत शर्म हो जाएगी, वो बेचारी शर्म के मारे डूब जाएगी, वो कैसे रहेगी, घर में सेटल नहीं हो पाएगी। वो उल्टा सोच रहे हैं। उनको भी पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में जो बहू है ना ये क्या करने वाली है। ये तो बस अभी शुरुआत थी दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। खैर इसके बाद दोस्तों इसी बीच क्या हो रहा होता है कि दिन कटते हैं इनके। जो बीच वाला भाई होता है मिक्की, उसके तो एग्जाम्स वगैरह चल रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ वो जी रहा होता है। पर अंकित की लाइफ में कुछ बहुत ही हैपनिंग हो रहा होता है। मैंने बताया था दोस्तों अंकित बड़ा ही गुड लुकिंग, बड़ा ही चार्मिंग टाइप का था। तो अंकित को एक लड़की मिलती है एंड अंकित को उससे प्यार हो जाता है। जो लड़की होती है वो ड्यू में पढ़ रही होती है और जैसे ही लोग मिलते हैं ना एकदम से स्पार्क्स उठते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। करते कराते 2-3 महीने ने साथ में हो चुके होते हैं और वो दोनों श्योर होते हैं कि जो भी हो फ्यूचर में उन्हें साथ ही रहना है। अंकित बस ये सोच रहा होता है कि बस अब किसी तरह से उसके एग्जाम क्लियर हो जाएं और बस वो माँ बाप को बताए और उसके बाद शादी करके इस लड़की को घर ले आए। दोस्तों अंकित तो एकदम हसीन जिंदगी में डूबा हुआ है। जब आपको प्यार होता है ना, आहा क्या फीलिंग होती है वो। अंकित तो उसी में डूबा हुआ है और अंकित को कोई आइडिया ही नहीं है कि आने वाले कुछ हफ्ते उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा वो ऐसी चीजें करने वाले हैं। खैर अंकित अपनी लाइफ में बिजी है और इसी बीच वर्मा जी की दोबारा से एंट्री होती है। दोस्तों वर्मा जी बहुत ही क्रीपी आदमी है, तो कभी भी इस कहानी में वर्मा जी आएंगे तो आप समझ जाना कि इस कहानी में कुछ ना कुछ कांड करेंगे वो और कुछ ना कुछ गलती करके आएंगे। वर्मा जी आते हैं इस बार और इस बार वर्मा जी फिर से अपनी एक डिमांड लेके आते हैं। अंकल से कहते हैं भाई साहब रेनू को तो आपने अपने घर की बेटी बना लिया। मेरे को लग रहा है कि मैं अब कभी भी गुजर जाऊंगा। मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे धुंधला दिखता है, शाम को मुझे दिखना बंद हो जाता है, मेरे को सांस आनी बंद हो जाती है। मेरी बेटी का क्या होगा? भाई साहब बहुत एहसान रहेगा, आप अपने छोटे बेटे से मेरी बेटी की शादी करा दो। भाई साहब बहुत बहुत एहसान रहेगा भाई साहब। अब इस बार पायल के पिताजी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो बोलते हैं यार ये क्या मतलब है, अब एक बार शादी हो गई मतलब ये क्या है कि तुम्हारी दूसरी बेटी का भी ठेका हमने लिया है क्या? वो थोड़ा पोलाइटली उन्हें मना कर देते कि नहीं देखो यार मिक्की और अंकित अभी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, अभी तो उनकी शादी की उम्र हुई नहीं है, अभी तो हम करा ही नहीं सकते ना। अगर उम्र हो गई थी तो चलो क्या पता हम करा भी लेते। तो उसमें वर्मा जी कहते हैं कि तो भाई साहब रोका करा दो, मैं कम से कम चैन से मर तो पाऊंगा ना। आप रोका करा दो, तो पढ़ाई पूरी होगी तो बच्चे कर लेंगे शादी में। मैं नहीं भी रहा तो कम से कम मैं चैन से तो मरूंगा ना भाई साहब। पायल के पिताजी को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। सामने वाला इंसान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो किसी तरह वो कहते हैं कि चलो छोड़ो मैं बच्चों को बोल दूंगा, अब उनकी मर्जी भाई साहब, देखो मैं जिद नहीं कर सकता। अब जब अंकल अंकित को इस बारे में बताते तो अंकित को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो भड़क जाता है और बोलता है कि हलवा है क्या शादी करना, मैं नहीं करूंगा शादी। वो काफी एग्रेसिवली मना कर देता है और उसी गुस्से में वो अपनी मदर को बता देता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करेगा आगे जाके। अब जब आंटी थोड़ी सी डिटेल उस लड़की के बारे में पूछती है तो वो लड़की समहाउ आंटी के हिसाब से उनकी जात से नीचे की होती है
और आंटी को अंदर ही अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी इस चीज से हो रही होती है, उनको बड़ा डर लग रहा होता है। तो आंटी सॉफ्टली मैनिपुलेट करने लगती है अंकित को कि तू वर्मा जी की बेटी से शादी कर ले, बस इसलिए कि कहीं अंकित उससे ना शादी कर ले। खैर आंटी कितना ही अंकित को समझाती, अंकित बिल्कुल मना कर देता, और वहां से वर्मा जी का भी प्रेशर आता तो वहां से अंकल मना कर देते, तो एकदम सॉर्टेड था। पर फिर से वही होता है जो पहले हुआ था। एक दिन सुबह सुबह सब खाना खा रहे होते हैं, अंकित आता है एकदम डेड फेस लेके आता है और बोलता है कि मेरे को जो है वर्मा जी की बेटी यानी कि रेखा से शादी करनी है। हर कोई हैरान हो जाता है, सब सरप्राइज हो जाते हैं, कैसे, क्यों। अब वहां पे क्योंकि ऑब्वियसली रेनू भी बैठी हुई है, रेखा की बड़ी बहन, तो डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते, बट सब यही बोल रहे होते हैं बेटा तूने सोच लिया अच्छे से, तू एक बार और सोच ले, ये डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते। पर वो अपने डिसीजन पे बिल्कुल कायम रहता है। वो बोलता नहीं मैंने सोच लिया, मेरी शादी कराओ, मैं बस शादी करना चाहता हूँ फटाफट से। अगर आप मेरी शादी करा रहे हो तो ठीक है, नहीं करा रहे हो तो मैं भी घर छोड़ के चले जाऊंगा और शादी करके आ जाऊंगा। वही सेम लाइन, वही सेम डायलॉग जो मुकेश ने बोले थे। अब इनका परिवार बड़ा ही परेशान हो जाता है, पर फिर से क्योंकि आंटी को घबराहट होती है कि वहीं कहीं और शादी ना कर ले, नीचे जात में शादी ना कर ले, आंटी शादी को पुश करती है, अंकल को भी समझाती है, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करती है, पूरे घर में सबको समझाने की कोशिश करती है शादी तो करनी है ना, 26 का तो ये हो ही गया है, चलो करा देते हैं, लड़की अपने घर की है, देखो दोनों बहनें हैं, आपस में इनका मन लग जाएगा। और करते कराते आंटी सबको मैनिपुलेट कर देती है और शादी के लिए कन्विंस कर देती है, और फिर एकदम से फटाफट से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी उसी मंदिर में रखी जाती है जहां मुकेश और रेनू की शादी करी गई थी, सब कुछ वैसे करा जाता है, सारे डेकोरेशन वैसे करा जाता है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि 5 महीने के अंदर उस परिवार में दूसरी शादी हो रही होती है, सेम परिवारों के बीच, सेम बच्चों के बीच। सबसे क्रेजी चीज तो ये। अब शादी में दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो पायल की फैमिली है ना, ये बड़े ही अदब, संस्कार, तमीज और बिल्कुल मतलब अच्छे से, काफी इज्जत से रहने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल छिछोरे टाइप के लोग नहीं है, छिछोरी हरकत नहीं है। पायल कभी भी छोटे मोटे कपड़े या स्लीवलेस कपड़े पहन के भी बाहर नहीं जाया करती थी। इस तरह से पायल की फैमिली थी, और इस परिवार की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ने वाली है ना, अभी आप सुनते रहो आगे क्या होने वाला है। शादी का दिन आ जाता है, मंदिर में सब शादी वादी की प्रिपरेशन होती है, दूल्हा वेट कर रहा है, दुल्हन की एंट्री होती है, और दुल्हन को देख के जितने भी लोग वहां प्रेजेंट थे सबके होश उड़ जाते हैं। दुल्हन ने यानी रेखा ने बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहने होते हैं, उसने बहुत ही डीप नेक का ब्लाउज पहना होता है, सर पे उसने जो पल्लू सा डाला होता है वो भी अजीब सा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, और उसने नीचे जो लहंगा पहना होता है उसमें कुछ अजीब सा डिजाइन होता है, उसमें स्लिट्स होते हैं जिससे उसकी थाइज दिख रही होती है। उसकी इस ड्रेस को देख के हर कोई हैरान हो जाता है। पायल की मॉम और डैड तो इतने शर्मसार हो जाते हैं, वो अपनी आंखें नीचे करके बेचारे आंखें तक नहीं उठा पा रहे होते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा होता है उन्हें, पर बस यही सोच के कि यार ये तो हमारी रिश्ते की बात है, अब तो चलो निभानी है, बस ये सोच के वो उसे झेल जाते हैं। नहीं तो वो एक सेकंड भी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। लोग बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, ये सारी चीजें पूरे समाज में इनकी खिल्ली उड़ रही होती है, और मानो जैसे उस लड़की ने जानबूझ के करा था इनके साथ ऐसा, जैसे मान लो कि वो चाहती थी कि इनको दर्द पहुंचाए, इनको तड़पाए। क्यों, अब आप आगे जानेंगे। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों वो करेगी, बट आप कहानी सुनते रहो, आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। खैर वो शादी कंप्लीट होती है, एंड शादी कंप्लीट होने के बाद किसी ना किसी तरह से उसको, जब शादी खत्म हो जाती है, सर्दियों का टाइम होता है, तो उसको थोड़ा शॉल वॉल उड़ा लेते हैं ताकि वो थोड़ा कम रिवीलिंग लगे, एंड देन इवेंचुअली वो लोग घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो फिर वही सारे रस्म रिवाज होते हैं, वही सुहाग रात के कमरा सजाया जाता है, हंसना खेलना, ये सारी चीजें, और उसके बाद वो सारे लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जब कमरे में जाते हैं 2-3 घंटे तक तो कोई आवाज नहीं आती, पर बिल्कुल सूरज उगने से आधे घंटे पहले पायल बताती है कि लगभग 4, 4:15 हो रहा होगा, और उसको बहुत तेज ना आवाज आने लगती नीचे से चिल्लाने की, और ये फिर से वही मोर्निंग की आवाज थी दोस्तों। ये कोई मारपीट की चिल्लाने की आवाज नहीं थी, पर ये प्लेजर वाली चीखने चिल्लाने की आवाज थी। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है पायल के लिए, और पायल दरवाजा खोल के बाहर आती है, अपने दरवाजे को जोर से खोलती है सो दैट नीचे क्या पता आवाज आ जाए। और पायल ये सोच के हैरान होती है कि यार मुकेश और रेनू जब ये सब चीजें करते थे तो ये लोग ये सोचते थे कि शायद उनको नहीं पता चल रहा है कि वो जो आवाजें निकाल रहे हैं वो कितनी तेज है, पर अभी अंकित और ये रेखा ये भी सेम कर रहे हैं, पर अंकित को तो पता है ना क्या करना है। जैसे जैसे सूरज बस अपनी पूरी शेप लेता है वैसे वैसे आवाजें कम हो जाती हैं, और उसके बाद सब सो जाते हैं। अब सुबह दोस्तों सब ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। मैंने आपको बताया ना इस फैमिली का ट्रेडिशन था कि डिनर एंड ब्रेकफास्ट साथ में होगा, चाहे परिवार में कोई भी इंसान कितने बजे सोया हो, कितने बजे जगा हो, वो घर में है तो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठेगा। अब ऐसे टेबल में सब लोग बैठते हैं, मुकेश और मुकेश की वाइफ बैठते हैं,
उसके बगल में अंकित और अंकित की वाइफ बैठते हैं। इधर पायल, मम्मी पापा बैठे हैं। एक सीट खाली दिख रही है, मिक्की की सीट खाली है। उसके पिताजी बोलते हैं, अरे मिक्की बाबू कहाँ हैं? मिक्की बाबू नहीं दिख रहे आज, थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या पता थके हों शादी से, शादी के बाद थक गए होंगे तो अभी आते होंगे। 5-10 मिनट जब मिक्की नहीं आता है तो सब लोग वेट करते करते थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं। तभी पायल की मदर जाती है और बोलती है कि मैं मिक्की को बुला के लाती हूँ। वो दरवाजे में नॉक करती है। नॉक बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, पर अंदर से ना मिक्की की आवाज आती है ना ही कोई रिस्पॉन्स आता है। और जब बहुत देर हो जाती है और मिक्की का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इनको घबराहट होने लगती है। किसी तरह से वो लोग लात घूसे मार मार के दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि बेड पे मिक्की अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। अंकल भाग के जाते हैं और मिक्की की नाक के आगे अपनी उंगली लगाते हैं और उनको रियलाइज हो जाता है कि उनका बेटा इज नो मोर, मिक्की इज नो मोर, मिक्की अब सांस नहीं ले रहा। अब एक जवान बेटी की मौत ऑब्वियसली माँ बाप के लिए कितनी ही मुश्किल हो सकती है दोस्तों, पर जितना मुश्किल वो माँ बाप के लिए थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। क्योंकि मुकेश का जो नेचर है ना वो काफ़ी बदल गया था भाई की धुन के बाद। मुकेश के नेचर में सबसे ज़्यादा चेंज जो आया था कि मुकेश जो कि पहले बहुत ही शांत आदमी था, अब वो बहुत ही गुस्सैल, चिड़चिड़ा और एग्रेसिव सा आदमी बन गया था। वो बात बात में ना बहस कर लेता था अपने माँ बाप से, पायल से भी, और बात बात में ना बहुत ही एग्रेसिव हो जाता था और बहुत ही गुस्सा करता था। जो ब्रेकफास्ट पे आने की बात थी ना, इनके परिवार की जो परंपरा थी, मुकेश अब हार्डली साथ में डिनर करने लगा था। वो अपने कमरे में खाना लेके चले जाता था और वहीं खाता था। और उसकी वाइफ भी हर चीज में उसका साथ देती थी। उसकी वाइफ ने धीरे धीरे अपनी सास से यानी पायल की माँ से बात करना काफी कम कर दिया था और घर में उसका इंटरेक्शन बस चंद शब्दों का रह गया था। एक बहुत ही नेगेटिविटी सी फैल गई थी उस घर में। और दोस्तों ट्रस्ट मी, ये कहानी लंबी जरूर है पर एंड में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा था बैकग्राउंड में इनके साथ। बहुत ही ज्यादा डिवेस्टेटिंग और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है ये। तो खैर, जैसे मैंने बताया कि मुकेश का नेचर ना थोड़ा एग्रेसिव सा हो गया था, वो बात नहीं करता था, तो ये लोग भी बड़ा घबराते थे उससे बात करने में। और सबको ये लगता था कि शायद भाई की डेथ की वजह से ना उसकी मेंटल स्थिति थोड़ी खराब हो गई है एंड ही माइट टेक हिज ओन टाइम। तो क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे सभ्य परिवार के लोग थे तो ये मुकेश को वो लीवे और वो स्पेस भी दे रहे थे। अब 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं एंड ऑब्वियसली घर में अभी नई हुई है तो बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं अंकल आंटी और साथ में पायल बैठी होती है कि मुकेश आता है और मुकेश घर पे बोलता है कि इस घर में ना उसको बहुत ही सफोकेटिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घर में ही कैन नॉट बी हिमसेल्फ। तो वो कुछ टाइम के लिए रेनू के घर जाना चाहता है, यानी अपने मायके जाना चाहता है रहने के लिए। अब ऑब्वियसली उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा ऐसे सही नहीं रहता है, बट वो सुनता नहीं किसी की। वो अपना सामान पैक करता है और वो और रेनू मायके चले जाते हैं रहने के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाता है और वो अपने घर वापस नहीं आता। और इस व्यवहार से, इस हरकत से पायल की फैमिली बिल्कुल शॉक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा बेचारे टूट जाते हैं। एक तो घर में बच्चे की हुई और दूसरा बच्चा बिल्कुल ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहा है और साथ ही साथ उसकी बीवी जो कि उसको समझाना चाहिए जिसने, वो भी उसके साथ ही चली गई है। अब इस घर में रह रहे हैं अंकित और अंकित की वाइफ रेखा। अंकित का भी नेचर दोस्तों धीरे धीरे खराब होने लग रहा होता है। वो भी धीरे धीरे एग्रेसिव हो जाता है, हर बात पे लड़ाई करना, झगड़ा करना, और अपने माँ बाप की तो लिटरली वो एक बात भी नहीं सुन सकता। अगर उसकी माँ कह रही है खाना खा लो तो वो उनपे चिल्ला रहा है कि पागल हो गई हो क्या, खा लूंगा मैं, बच्चा हूं क्या, मर जाऊंगा क्या, मैं खाऊंगा नहीं। लिटरली इस तरह का एग्रेसिव नेचर हो जाता है अंकित का। अब दोस्तों 1 साल तक इनकी जिंदगी ऐसे ही नेगेटिविटी में चलते जाती है। मुकेश महीने में 4-5 दिन घर रहने आता था। घर जब वो रहने आता था तो उसकी लड़ाइयां हो जाती थी। उससे अगर कोई कुछ भी कह देगा ना, मुकेश बेटा गुड मॉर्निंग, इतनी सी बात में भी वो नाराज हो जाता था कि तुमने मुझसे बोल कैसे दिया, मेरे से बात कैसे कर ली। और साथ ही साथ अंकित भी बिल्कुल सिमिलर वे में चिड़चिड़ा, एग्रेसिव, लड़ाई झगड़ा। उसकी अपनी बीवी से भी लड़ाई होती थी, पर अगर बीवी से वो 5% लड़ रहा है ना तो वो 100% अपने मम्मी और पापा से लड़ रहा है। पूरे घर का माहौल खराब हो चुका था। अंकित तो इतना एग्रेसिव हो गया था कि एक बार जब पायल घर पे थोड़ा सा लेट आई तो उसने पायल को जाके थप्पड़ मार दिया, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल। पायल के समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या, क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी इस बेबसी में देख रही थी और वो तो बच्ची थी ना, वो तो 19 साल की थी, वो तो बच्ची सी थी, वो क्या ही बोलती। तो धीरे धीरे इनके परिवार का माहौल खराब होते बहुत ही ज्यादा खराब और इतना नेगेटिव हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मुकेश अपने मायके में बहुत ज्यादा रहने लगा था, अंकित ने भी अब सेम चीजें शुरू कर दी थी। अंकित बिना कुछ बताए अपना सामान पैक करके अपनी वाइफ के साथ मायके चले जाते हैं, यानी सेम ही घर था, उन दोनों तो सेम बहनें थी वो। और पायल बताती है कि वो और उसके मम्मी पापा, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि हमने यार पाला पोसा, जिंदगी भर हमने साथ बिताया और अभी ये हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। अब दोनों बेटे घर के अपने मायके में जाके रह रहे हैं। ये घर बिल्कुल सूना हो चुका है, खाली हो चुका है
और इसी बीच पायल बताती है कि उसने कुछ और चीजें भी घर में नोटिस करनी शुरू करी। इनका एक डॉग था, वो घर के ना बाहर ही रहता था अक्सर, जर्मन शेफर्ड था वो। इनका जो डॉग था उसने रात को ना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बस रात होती थी जैसे 2 करीबन बजते तो इस तरह की आवाजें निकाल के रात भर रोया करता था। ये जाके उसको चेक करते थे, शांत करने की कोशिश करते थे, पर वो सुनता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो गया है, वो सुन ही नहीं रहा इनकी बात। और जैसे ही सुबह होती थी वो एकदम नॉर्मल हो जाता था, जैसे लविंग केयरिंग प्यारा सा वो जो डॉग था बिल्कुल वैसे ही हो जाता था। इसके अलावा पायल की मम्मी के साथ भी ना कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। पहले तो उनको हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चोटें लगती थी। वो चल रही हैं तो उनका पैर टकरा जाएगा टेबल पे, पर टेबल पे पैर टकराएगा तो नॉर्मल चोट नहीं लगेगी उनको, ऐसी चोट लगेगी जैसे पूरा नील पड़ गया हो। वो खाना बना रही है अगर किचन में तो उनकी उंगली कट जा रही है, उंगली भी कट रही है तो ऐसे कि बिल्कुल ब्लीडिंग हो जा रही है। वो बाजार गई है तो बाजार चलते तो उनका पैर पता नहीं डिसबैलेंस हो रहा है, वो गिर जा रही है तो उनके सर पे चोट लग जा रही है। एक बार वो बाथरूम में फिसल जाती है और बाथरूम में ऐसे फिसलती है कि उनका हाथ हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है। और चोट लगना तो एक चीज है दोस्तों, कई बार अब आंटी जब बाजार वगैरह जाती थी तो वो एकदम से ब्लैंक हो जाती थी, लाइक लिटरली शून्य, एकदम जोन्ड आउट। कुछ सेकंड तक उनको समझ नहीं आता था कि वो कहाँ है, क्या है, वो कहाँ आ गई हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल याददाश्त उनकी चली जाती थी। अब पायल की मम्मी के साथ तो ये सारी चीजें हो रही थी, पायल के साथ भी कुछ बहुत क्रीपी चीजें होनी शुरू होती है। पायल को स्लीप पैरालिसिस होना शुरू होता है और स्लीप पैरालिसिस में पायल को अजीब अजीब सी चीजें दिख रही होती है। पायल अपने रूम में लेटी हुई है, वही जो स्लीप पैरालिसिस में होता है, और उसको दरवाजे पे 2 लड़कियां दिखती थी खड़ी हुई। वो काले कपड़ों में, उनका चेहरा बिल्कुल काला काला सा होता था, दिखता नहीं था। बस हाँ, ऐसा फील होता था जैसे उनके जो बाल हैं वो बाल नहीं, वो सांप जैसे कुछ कीड़े जैसे हैं जो चल रहे हैं, बहुत ही स्केरी। वो जो फिगर है वो धीरे धीरे पायल के पास आता था सपने में, और जब बिल्कुल पायल के पास आके पायल के इतने नजदीक आ जाता था कि बस शक्ल दिखने वाली तो पायल की नींद खुल जाती थी। और ये सपना पायल को रिपीटेडली आने लगा। पायल बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर ये बात है वो पायल किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसको ये पता होता है कि उसके माँ बाप ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत नेगेटिव हैं। पर अगर ये बातें भी उसने बताई ना तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। पायल को बस ये लगता था कि क्योंकि शायद घर में माहौल इतना खराब हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है कि उसको इस तरह के गंदे सपने आ रहे हैं। अब ये सेम चीज चलती रही 1 साल तक। 1 साल तक दोनों बेटे घर आते नहीं थे, कभी आएंगे भी तो 1-2 दिन के लिए आएंगे, उसमें भी लड़ाई वड़ाई करके चले जाएंगे। और परमानेंटली दोनों बेटों ने और बहुओं ने मायके में ही रहना शुरू कर दिया था। इस घर में सिर्फ पायल थी। पायल का भी जो मेंटल स्टेटस था काफी बिगड़ चुका था, क्योंकि उसको हर रात वो स्लीप पैरालिसिस होता, वो डरावना सा सपना आता था, और उस वजह से ना वो सो पाती थी ढंग से। सोने से पहले उसको घबराहट होती थी, एंग्जाइटी होती थी, पैनिक अटैक आने लगते थे। तो ऐसी एक रात पायल को फिर से स्लीप पैरालिसिस होता है, वो सपना आता है, पायल की नींद खुलती है। पायल देखती है कि सुबह के 8 बज रहे हैं। वो बाहर आ जाती है लिविंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे ऑलरेडी अंकित और रेखा बैठे हुए हैं, और वो उनको देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो घर पे कई महीनों से आए ही नहीं थे ना। सुबह बिना बताए अनइनवाइटेड वो ब्रेकफास्ट करने आ गए। पायल कुछ कहती उससे पहले ही पायल के मम्मी पापा भी आ जाते हैं, वो भी उनको देख के बड़े हैरान हो जाते हैं। बट समाव वो हैरान भी होते हैं, थोड़े खुश भी होते हैं कि चलो यार बच्चे आज घर आए हैं। वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ही पीसफुल ब्रेकफास्ट जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंकित और अंकित की वाइफ अपने रूम में चले जाते हैं। पायल और पायल के पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे होते हैं। करीबन 12:30-1 बज रहे होते हैं और पायल बताती है कि घर आते हैं उनके मुकेश और मुकेश की वाइफ रेनू, और वो रेनू को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रेनू का पेट थोड़ा मोटा सा इनको लगता है, जैसे मानो प्रेग्नेंट है। ये थोड़े से खुश भी हो जाते हैं, पर थोड़े घबराए भी होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुकेश और रेनू लिविंग रूम में इनके साथ बैठते हैं, और मुकेश बताता है कि पापा मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं आपको ये बात बहुत टाइम पहले से बताना चाह रहा था, पर क्योंकि हमारी हर बात पे लड़ाई हो जाती है, इस वजह से मेरे को लगा कि जब तक कंफर्म ना हो तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँ ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेनू पेट से है और हमें 5 महीने हो चुके हैं। ये बात सुनते हैं अंकल आंटी बहुत खुश हो जाते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा अब बाप बनने वाला है, उनके घर पे एक बच्चा आने वाला है फाइनली। क्या पता इस बच्चे के आने सब कुछ चेंज हो जाए। पायल बताती है कि वो इतनी खुश हो जाती है डेट वो अपने भाई को गले लगाती है, अपने भाभी को गले लगाती है, उनको मिठाई खिलाती है, मुंह मीठा कराती है। और इसी बीच वो देखते हैं कि अंकित और अंकित की वाइफ बगल में ही खड़े हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, बट ऐसा लग रहा था जैसे दे आर नॉट हैप्पी।
अब क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं तो कोई भी उनसे किसी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है, और अंकित और उसकी वाइफ फिर जाते हैं अपने कमरे में और फाट करके दरवाजा बंद करते हैं, जैसे बहुत गुस्से में दरवाजा पटका। ये लोग एकदम से सहम जाते हैं, बट फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार, अब जो नेगेटिव है, पर हम एक अच्छी चीज को सेलिब्रेट करेंगे। रात को साथ में डिनर करते हैं। अंकित और उसकी वाइफ कमरे से बाहर नहीं आते, ये सब लोग साथ में डिनर विनर करते हैं। उसके बाद सब बढ़िया खुशी खुशी सोने चले जाते हैं। रात के करीबन 2:15 होते हैं कि पायल की आंख खुलती है चिल्लाने की आवाज से, और वो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जैसे कि कोई दो औरतें लड़ रही हों। पायल खुद को चिंगूटी काटती है, ये देखने के लिए कहीं वो स्लीप पैरालिसिस में तो नहीं है, सपना तो नहीं देख रही, पर एक्चुअली में जो भी कुछ हो रहा होता है ये रियलिटी में हो रहा होता है। पायल बाहर जाती है कमरा खोल के, तो वो देखती है कि नीचे मम्मी पापा भी खड़े हैं, वो देख रहे हैं, और सामने पायल अपना दरवाजा खोल के बाहर जाती है और वो देखती है कि रेनू और रेखा ये दोनों लड़ रहे हैं, और वो सिर्फ मुंह जबानी नहीं लड़ रहे हैं, उनके बीच में हाथापाई हो रही है। रेखा रेनू को मार रही है, उसके बाल नोच रही है, उस पर चीजें उठा उठा के फेंक रही है, और अपने डिफेंस में रेनू जो कुछ भी कर सकती है कर रही है। वो भी थोड़ा बहुत एग्रेसिवली इधर उधर हाथ पैर मार रही है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और रेखा ऑन दी अदर हैंड टेबल से सामान उठा उठा के ग्लास फेंक रही है, उस पे बॉटल फेंक रही है, जो उसको मिल रहा है फर्नीचर उठा उठा के मार रही है। पायल दौड़ के नीचे जाती है, तब तक उसके पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं। पायल जाके रेखा को पकड़ती है, बोलती है भाभी भाभी क्या कर रहे हो, भाभी भाभी उनके पेट में बच्चा है, भाभी क्या कर रहे हो। रेखा पायल को इतने जोर से धक्का देती है कि पायल उछल के गिरती है कमरे में, और जाके वो एक कैबिनेट से टकराती है और पायल के सर पे चोट लगती है। पायल को यकीन ही नहीं होता कि एक पतली सी लड़की ने उसे इतने जोर से कैसे फेंक दिया है। पायल बस गिरी होती है और वो बस वहीं पे बैठ के इतना डर जाती है कि वो वहीं पे बैठ के देख रही होती है इनकी लड़ाई। साथ में ही अंकल आंटी खड़े हो जाते हैं, वो घबराहट के मारे बेचारे इतने सहम जाते हैं जैसे कि वो फ्रीज हो गए हों। दोनों लड़के अंकित और मुकेश नामर्दों की तरह खड़े होते हैं और उन दो औरतों की लड़ाई को देख रहे होते हैं। बस ऐसा लग रहा होता है मानो जैसे उस लड़ाई को देख के वो एंजॉय कर रहे हैं, और वो दोनों बहनें लड़ रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं। खास तौर से रेखा रेनू को मारे जा रही है। रेखा जब रेनू को मार रही होती है ना, तो वो चीखते चीखते बहुत सारी चीजें बोल रही होती है, पर एक बात वो रिपीटेटिवली बोल रही होती है, तूने मुझे धोखा दिया है, रोक के मुझे अंतक्रिया तूने करी, अंतक्रिया कर ली तूने अकेले, तूने धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। बस वो यही चिल्ला रही होती है बार बार, और उसको मारे जा रही होती है। पायल डर जाती है, पायल को लगता है कि रेखा शायद रेनू को आज जान से मार देगी, और वो भाग के घर के बाहर जाती है। जब वो घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि ऑलरेडी कुछ नेबर्स अपने घर के बाहर आ गए होते हैं, क्योंकि इतना तेज चिल्लाने और शोर हो रहा होता है कि लोग बाहर आके देख रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। तो उनमें से वो एक अंकल होते हैं जिससे वो थोड़ी हेलोवाई उसकी होती है, वो उनको बताती है कि अंकल प्लीज प्लीज अंदर आके प्लीज भी लड़ाई छुड़वा दीजिए। तो जो बगल में अंकल होते हैं वो घर के अंदर आते हैं। जब तक वो घर के अंदर आते हैं तो रेखा रेनू को मार मार के इतना थक चुकी होती है कि वो जमीन पे लेट जाती है। रेनू को काफी चोटें आई होती हैं, और रेखा शी वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, क्योंकि वो इतना ज्यादा ड्रेन हो चुकी होती है कि लिटरली उस पर अब हिम्मत ही नहीं होती, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही होती। और वहीं दूसरे कोने में पायल रो रही है, फूट के रो रही है, और वहां पे 3-4 लोग आ चुके हैं जो तमाशबीन देख रहे हैं कि सब क्या चल रहा है। पायल बताती है दोस्तों कि ये ऑलमोस्ट लड़ाई खत्म होने तक उजाला हो गया होता है, सुबह हो गई होती है, और इसके बाद पायल अपने कमरे में आ जाती है और मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वो इतना डर गए होते हैं कि उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया होता है। पायल रेडी होती है और फटाफट से कॉलेज चले जाती है, क्योंकि उस घर में उसको डर के मारे 1 सेकंड भी रुकने का मन नहीं कर रहा होता है। अब वो जब कॉलेज जाती है ना, वो ऑलरेडी बहुत सहम तो चुकी होती है, पर समहाउ उसके दिमाग में ना वो एक शब्द अटक जाता है, अंतिम क्रिया। क्योंकि रेखा अपनी बहन को यही बोल बोल के मार रही थी कि तूने मुझे धोखा दिया है और तूने अंतिम क्रिया कर ली और तूने मुझे बताया नहीं। कहीं ना कहीं पायल को बहुत टाइम से इंट्यूशन भी हो रहा होता है कि जो भी शायद इस घर में हो रहा है ये शायद नॉर्मल नहीं है, ये शायद किसी तरह का कोई या तो नजर है या तो ब्लैक मैजिक है। और ये शब्द सुन के कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था ना, उसको ये एक कंफर्मेशन मिल गई होती है कि शायद ये दोनों औरतें जो है ना, ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है, परिवार शायद कुछ तो गड़बड़ है। पायल अपनी यूनिवर्सिटी में ही बैठ के काफी रिसर्च करती है ब्लैक मैजिक, अंतिम क्रिया, तो उसे काफी सारी चीजें मिलती है, पर कोई भी ऐसी कॉन्क्रीट चीज नहीं मिलती जिससे वो कनेक्ट कर सके, रेजोनेट कर सके कि हाँ यही हमारे साथ हुआ है। खैर करते कराते कॉलेज खत्म हो जाता है, शाम हो जाती है, तो वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर आती है वो देखती है कि एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, फर्नीचर अपनी जगह पे स्टेबल है, सब साफ हो चुका है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अपने माँ बाप से जब वो पूछती है, अंकल आंटी से, तो पता चलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों कपल्स वापस मायके जा चुके हैं, साथ ही गए हैं वो, जैसे कुछ लड़ाई वड़ाई हुई ना हो। खैर ये जो कुछ हुआ था इट वॉज वेरी क्रेजी। एंड पायल बताती है कि वो रात तो इट स्टिल हॉन्ट्स हर, अभी तक वो घबरा जाती है कई बार जब उस रात के बारे में सोचती है। खैर दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी
यहाँ से शुरू हुई है इन अ वे। इसके बाद दोस्तों हफ्ते भर तक लाइफ एकदम नॉर्मल सी जाती है। उसके बाद एक खबर आती है इन पे कि वर्मा जी की डेथ हो गई है, और बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से डेथ हुई है उनकी डेथ हुई है जहर खाने से। किसी को भी यकीन नहीं आता कि जहर क्यों खाएगा कोई। अब चाहे वो कैसे ही घटिया लोग भी हों, फिर भी ये उनके घर जाते हैं, और जब ये उनके घर जाते हैं तो इनको पूरी कहानी पता चलती है। ये पता चलता है कि वर्मा जी ने गलती से शुगर फ्री समझ के अपने खाने में पॉइजन डाल दिया, पॉइजन की गोली डाल दी, और खाना खा के उस पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ऑब्वियसली ये बहुत ही अनयूजुअल तरीका है मरने के लिए, और इनफैक्ट इसके बारे में पायल बताती है कि अखबार तक में छपा था कि ऐसे एक आदमी की डेथ हो गई दिल्ली में। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा शक जाता है वर्मा जी की वाइफ, वर्मा जी की बेटियां और दामाद जो घर पे रह रहे हैं उन पे। अब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन दोनों बहनों की बड़ी फटती है। ये क्या करती हैं कि अपनी माँ का घर छोड़ के, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही, बार बार पुलिस आ रही है, तो ये अपने पति को लेके वापस अपने ससुराल आ जाती है। अब ससुराल जब ये आती है ना तो एक बहुत ही प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहने लग रही होती है कि कहीं यहाँ से भाग के ना जाना पड़े, लड़ाई करके ना जाना पड़े दूसरी जगह। बेटे तो इनके बेवकूफ टाइप के थे, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया था कि बिल्कुल वो तो हिप्नोटाइज हो चुके थे। पर हाँ, ये कि पायल और पायल की फैमिली को भी कुछ हद तक समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज और होती है। पायल एक लड़के को डेट करना शुरू करती है। वो एक्चुअली पायल का काफी पुराना दोस्त होता है, काफी टाइम से बातें कर रही होती है। तो पायल ने उस लड़के से ना काफी सारी बातें, अपने घर की बातें शेयर करी होती है, और वो लड़का उत्तराखंड से होता है। यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट आपने नाम सुना होगा, रामनगर, वो उसके पास रहने वाला होता है। तो धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। और एक बार ऐसे ही वो पायल को बोलता है कि यार हमारे यहाँ हनुमान धाम है, बहुत ही ज्यादा मान्यता है वहाँ, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ ना हनुमान धाम के दर्शन करने चल। वो किसी इंटेंशन से ये बात नहीं बोलता है, पर जैसे ही पायल ये बात सुनती है ऐसा लगता है जैसे मानो खुद उसको संदेश आया हनुमान धाम से आने के लिए। पायल चाह के भी खुद को नहीं रोक पाती, और पायल उसके साथ यहाँ पे जिम कॉर्बेट आ जाती है और फिर हनुमान धाम विजिट करती है। अब जब वो हनुमान धाम विजिट करती है तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है पायल का, वो तो सेवा करने चले जाता है वहां पे। पायल एक कोने में चुपचाप वहां पे छाया में बैठी होती है सीढ़ी पे। पायल के बगल में एक आदमी आके बैठता है। पायल बताती है कि वो एक ऑलमोस्ट 60-65 ईयर्स के ओल्ड मैन थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी पर उनका रंग सांवला था। उनकी आंखों में बहुत डेप्थ थी, ऐसा लगता था जैसे मानो उनकी आंखों में कई घंटों तक मैं देख सकती हूँ। उनके सर पे एक ऑरेंज कलर का उन्होंने कपड़ा सा बांधा हुआ था, और वो एक सफेद रंग की ना धोती कह लो या उस तरह के कुछ कपड़े में बैठे थे। वो नंगे पैर थे, और पायल बताती है कि उनके जो हाथ थे उनमें इतनी झुर्रियां थी, ऐसा लग रहा था मानो पता नहीं कितने सालों बूढ़े हैं वो। पायल जैसे ही उनकी तरफ देखती है ना, जैसे आई कांटेक्ट होता है, इससे पहले कि पायल कुछ भी कह पाती, वो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो जो भी होते हैं, संत महात्मा जो भी होते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं। वो पायल को बोलते हैं कि तू यहाँ आई है ना, अब तू खाली हाथ नहीं जाएगी। यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, जो चाहिए होता है वो मिलता है, और तेरे को तेरे घर के चारों कोनों में वो मिलेगा जो तेरे को चाहिए। ले। वो पायल के हाथ में एक पुड़िया रखते हैं, उस पुड़िया में हनुमान जी का सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का। वो बोलते हैं कि इस सिंदूर को ले और अपने चारों कोनों में छिड़क, और सूरज डूबने से पहले तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और वो पायल के टीका करते हैं और खड़े होते हैं, और खड़े होके चले जाते हैं। और पायल वहां बैठी रहती है, वो एकदम से शॉक में होती है। जब तक उसका बॉयफ्रेंड आता है तो सब चीजें हो चुकी होती हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बताती है, और उसके अगले दिन वो अपने घर वापस आ जाती है। वो अपने घर पहुंचती है, और घर पहुंचते ही घर के अंदर जाने से पहले वो बाबा का सिंदूर लेती है, और वो जो सिंदूर होता है घर के चारों कोनों में, बेसिकली उनका जो घर होता है, बाउंड्री वॉल होती है, उसके बाद अंदर घर होता है, तो बाउंड्री वॉल के जो चारों कोने होते हैं ना, चारों दिशाएं जो होती हैं, हर दिशा में जाके वो थोड़ा सिंदूर छिड़क देती है, और उसके बाद वो घर चले जाती है। इस बार जब वो घर जाती है ना, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है, जैसे सब कुछ उसके साथ जो भी था ना वो सब चूस लिया था। शायद हनुमान जी की कृपा हो गई थी, या वो बाबा की संत की कृपा हो गई थी, कुछ तो ऐसा हुआ था उसके साथ। उसको समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपने कमरे में जाती है, उसके बाद वो नहाती है, और इससे पहले कि वो अपने माँ बाप को जाके ये सारी बातें बताती, बाहर से रोने की आवाज आती है बहुत तेज। वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि मुकेश और मुकेश की वाइफ रेनू सोफे में बैठी हुई है, और रेनू के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। मतलब ऑब्वियसली पूरा कपड़ा जो होता है वहां पर से पूरा रेड हो रहा होता है, और मुकेश वहां पे चिल्ला रहा होता है कि क्या हो गया। इसके बाद फटाफट से एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पायल उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर उसको देखते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई इनके पेट में जो बच्चा था, जो कि अब 7 महीने का था, वो अंदर ही अंदर शायद मिसकैरेज हो गई है, और वो बच्चा अंदर मर गया है। ये सुन के तो रेनू रो के पागल हो जाती है, वो लिटरली बदहवास सी हो जाती है बिल्कुल। और उसके बाद डॉक्टर जब आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करते हैं,
आर्टिफिशियल डिलीवरी टाइप की कराते हैं ताकि वो बेबी निकले, तो बेबी जब अंदर से निकलता है उससे इतनी गंदी स्मेल आती है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा तो मरे हुए अंदर पता नहीं कितना टाइम हो गया और अंदर ये मर के सड़क चुका है बच्चा, और अगर ये कुछ टाइम और रहता तो ये अंदर पूरा पॉइजन फैल जाता और जो माँ है ये भी मर जाती। बच्चा जब निकलता है तो रेनू पागल हो जाती है, वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो उस बॉडी को जिससे स्मेल आ रही होती है उसको पकड़ के अपने सीने पे लगाती है और वो किसी को दे भी नहीं रही होती है। वो बस भयंकर ही सीन हो जाता है। पायल बताती है कि उसके बाद तो उसे देखा ही नहीं गया, वो बाहर आ जाती है और बाहर आके बस वो कोशिश कर रही थी कि वो सांस ले, ब्रीथ करे, पर समाओ पता नहीं उसको ऐसी एनर्जी, ऐसी पॉजिटिविटी कहीं से आ रही होती है जैसे ये सारी चीजें ना, ऑल दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ अ प्लान, इस तरह की फीलिंग उसे आ रही होती है। उसके बाद खैर ये तो ड्रामा होता है, रेनू और मुकेश को वहीं पे छोड़ के वो घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो अपने माँ बाप को बताती है, तो ऑब्वियसली माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना बेचारे, वो तो काफी सैड हो जाते हैं कि यार क्या पता घर में कुछ अच्छी चीज आनी थी, पॉजिटिव चीज आनी थी, वो भी अब खत्म हो गई। पर खैर इससे पहले कि पायल कुछ और कर पाती, बाहर से और तेज रोने की आवाज आने लगती है। वो बाहर जाती है तो देखती है इस बार अंकित और रेखा खड़ी है। उसने एक गाउन पहना हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट के यहाँ पे पूरा रेड हुआ है, उसके भी प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है और अंकित घबराया हुआ है, वो चिल्ला रहा है। पायल फिर से एम्बुलेंस बुलाती है। इस बार अंकित और रेखा दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर को दिखाते हैं और सेम नतीजा होता है दोस्तों। रेखा वॉज प्रेग्नेंट, 3 months प्रेग्नेंट, एंड उसको भी मिसकैरेज हो चुका होता है। एंड उसको इतनी ब्लीडिंग होती है कि डॉक्टर्स को उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसको इतना ब्लड लॉस हो गया होता है, उसको कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही होती है और वहां पे अंकित बिल्कुल छटपटा रहा होता है, वो परेशान हो रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। और रेखा भी बिल्कुल बदहवाशों की तरह अजीब सी हरकतें कर रही होती है। पायल बताती है कि उसको इतना सफोकेशन हो जाता है सब देख के कि उसको लगता है कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए, पर समहाउ पता नहीं कहीं से एक शक्ति जैसी उसको फील होती है, एक ताकत जैसी उसको फील होती है जो शायद उसको हिम्मत दे रही है। फिर वो घर आती है, माँ बाप को अपने बताती है सारी चीजें, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें बड़ी ही हैरान करने वाली हैं उनके लिए, तो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं, क्योंकि माँ बाप तो किसी और टेंजेंट से सोच भी नहीं रहे थे दोस्तों। आप और मैं तो सोच पा रहे हैं क्या हुआ है, पर वो सोच ही नहीं पा रहे होते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब तक वो हॉस्पिटल जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पे कमरे के बाहर अंकित बैठा हुआ है और इधर मुकेश बैठा हुआ है और दोनों ने अपना सर नीचे करा हुआ है और दोनों की बीवियां हॉस्पिटल से ही खुद ही अपने घर जा चुकी है। पायल के माँ बाप घबराए हुए धीरे धीरे अपने बेटों के सामने जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें अप्रोच करते हैं और जैसे ही उनके बेटे उनको देखते हैं पता नहीं क्या होता है, वो खड़े होते हैं और भाग के जाके उनको गले लगा लेते हैं और गले लगा के रोने लगते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट था जो इतने सालों से अंकल आंटी ने फील ही नहीं किया था, एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, भूल गए थे कि क्या होता है ये सब। पहली बार इतने सालों में ऐसा लगा था जैसे ये उनके अपने बेटे हैं, ये रेखा और रेनू के हस्बैंड नहीं बल्कि उनके अपने बच्चे हैं। पायल भी देखती है और उसको पता नहीं क्यों बहुत सुकून सा फील होता है। उसके बाद ये 5 लोग घर वापस आते हैं और जब घर वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि घर में ऑलरेडी इनका इंतजार कोई कर रहा है। इनका इंतजार एक ऑफिसर कर रहा होता है और ये वही ऑफिसर होता है जो वर्मा जी की को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्योंकि अंकल मैंने बताया था ना आपको कि वो विदेश मंत्रालय में होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ऑफिसर होते हैं। मैं डिटेल बता नहीं सकता, नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा कौन है। तो वो ऑफिसर ऑब्वियसली उनको जानता था और उनको बताने के लिए आता है कि भाई साहब ये जो आपका ससुराल है यहाँ पे क्या हो रहा था। तो वो बोलते हैं कि क्या हो रहा था, तो वो आदमी इनको बताता है कि जब इन्होंने उस घर की फाइनली तलाशी ली, जब इनको लगा कि मर्डर ही हुआ है और उन्होंने फिंगरप्रिंट्स और ये सब चीजें लेने की कोशिश करी, तो इनकी माँ के कमरे के पीछे इन्हें एक छोटा सा कमरा मिला और उस कमरे के अंदर इनको ऐसी चीजें दिखी है ना जिससे इनफैक्ट ये इन्वेस्टिगेटर्स तक का दिल दहल गया। उस कमरे के अंदर इनको छोटी छोटी हड्डियां मिली, सैकड़ों हड्डियां, लाइक मोर देन हंड्रेड्स, और वो सारी हड्डियां ना अलग अलग तरह के जानवरों की थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन जानवरों को इनके घर लाया गया है, शायद उनको मारा गया है और उसके बाद मेरे को बोलते हुए भी उल्टी आ रही दोस्तों, और उन जानवरों को वहां पे रख के सड़ाया गया है, पता नहीं क्या किया गया है, और उनकी हड्डियां और स्केलेटन्स है। वो हर स्केलेटन में सर मिसिंग है, जिससे पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा दोस्तों। साथ में ही एक अलमारी है, एक लकड़ी की है, जिस लकड़ी में ना से ना बदबू आ रही है ऑलरेडी। वो अलमारी के अंदर शीशियां हैं, ठीक है, कांच की शीशियां जिसके अंदर ब्लड है और वो ब्लड सड़ चुका है। वो इतना काला था कि इनको उसको इन्वेस्टिगेट करा के फोरेंसिक लैब भेजना पड़ा, तब जाके उनको पता चला कि दैट इज ब्लड, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो जो ब्लड है वो इनका वजाइनल ब्लड है, यानी कि इनके पीरियड्स का ब्लड है। और ये सुन के
पायल और पायल की फैमिली, इनफैक्ट दोनों भाई, वो हैरान हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि भैया ये क्या ही हो गया। वो घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं, और वो दोनों भाइयों को तो ऐसा हो रहा था जैसे किसी सपने से जैसे उनकी कोई नींद खुल गई है, जो कोई सपना टूट गया उनका चुटकी बजाई, और अरे अरे हम क्या क्या कर रहे थे हम टाइप्स। उसके बाद वो ऑफिसर चले जाता है और पायल बताती है कि ये लोग काफी डरे हुए होते हैं, बहुत सहम जाते हैं। 3-4 दिन तो लोग बहुत ज़्यादा डर में बिताते हैं। ये दरवाजे अंदर से बंद करके, गेट अंदर से लॉक करके रखते हैं ताकि वो दोनों बहनें कहीं गलती से घर के अंदर वापस ना आ जाए। 6 महीने तक ना इनका कोई कांटेक्ट होता है, ना वो कांटेक्ट करते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली ओवर। जैसे वो बस गायब हो गई। वर्मा जी की बीवी और बेटियां जैसे गायब हो गई। इसके बाद इनकी लाइफ में एक और चेंज आता है, एक और पॉजिटिव चेंज आता है, क्योंकि अंकल विदेश मंत्रालय में होते हैं, तो उनके रिटायरमेंट से पहले ये लास्ट इनकी पोस्टिंग आती है। ये पोस्टिंग इनकी आती है ओडेसा, यूक्रेन। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ओडेसा। तो अंकल अपने दोनों बेटे और पायल को लेके और वाइफ को लेके, ऑब्वियसली आंटी को लेके वहां चले जाते हैं। और जब वे वहां जाते हैं तो उसके बाद कंप्लीटली यहाँ से टच छूट जाता है और 1-1.5 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं होता वर्मा फैमिली से। और उसके बाद ये लोग डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं और वो ऑटोमेट होकर डिवोर्स भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग पेशी में आते ही नहीं है, तो डिवोर्स हो जाता है। पायल बताती है कि लिटरली वो दैट वाज द लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल में उन्होंने दोनों बहुओं को देखा था। उसके बाद से कोई कनेक्ट नहीं था। उसके बाद जो इसका करंट बॉयफ्रेंड था पायल का, जो उसको हनुमान धाम लेके गया था, तो वो लंदन में अपनी जॉब से लंदन में चले जाता है। एंड देन फिर पायल भी लंदन शिफ्ट हो जाती है उसके साथ। पायल ने अब शादी कर ली है, दे आर टुगेदर, दे हैव अ बेबी ऑल्सो। अब दोस्तों असली चीज अब सुनो आप, सबसे क्रेजी पार्ट ऑफ द स्टोरी। पायल का हस्बैंड हनुमान जी के मंदिर लेके जाता है लंदन में। मैं उसका ये डिटेल भी लगा दे रहा हूँ कौन से मंदिर, ठीक है। वो उस मंदिर में जब जाता है, क्योंकि वो हनुमान जी का बड़ा भक्त होता है, तो वो हमेशा वहां जाके सेवा वगैरह करता था, जैसे हनुमान धाम में भी करता था। अब जब वो वहां जाता है और वहां जाके सेवा कर रहा होता है, तो पायल बाहर ही बैठी होती है और फिर से उसको एक सेंट मिलता है। और इस बार जो सेंट उसे मिलता है ये बड़ा यंग होता है। ये होता है ऐसे ही कुछ 35-36 साल, ऐसे 30, मतलब लेट 30s में होगा, हल्के हल्के वाइट होने वाला, बिल्कुल वैसा यंग सा फिट सा बंदा है। और वो बिना कुछ बोले पायल को बातें बताता है। वो पायल को बताता है कि तेरे को उस दिन बुलाया गया था हनुमान धाम। बेटा, भगवान उतना ही कष्ट देता है जितना तुम सह सकते हो, और तेरे सहने की क्षमता अब खत्म हो गई। तेरी जितनी परीक्षा लेनी थी भगवान ने ले ली थी। तेरे को जितना कष्ट देना था तेरे को तेरे माँ बाप को दे दिया था, बस। उसके बाद तेरी मदद करने तेरे को बुलाया था, और जो आदमी तेरे को मिला वो आदमी तो ये समझ कि साक्षात हनुमान जी का ही कोई अवतार था, या हनुमान जी की तरफ से ही आया था, जिसने तेरे सारे परेशानियों का निवारण किया। अगर वो आदमी नहीं आता तो शायद तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता, कोई भी नहीं बचता। क्योंकि जिस तरह का मारक तुम पे, जो काला जादू तुम पे किया गया था, इतना भयानक काला जादू था कि उससे निकल पाना, उससे बच पाना बहुत बहुत मुश्किल था। तो खुश है कि नहीं अब? पायल बोलती है, हाँ बाबा जी मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो खुश है बेटा, तो वहीं जा जहां से तेरी मदद हुई थी। और इसके बाद वो चले जाता है। पायल ये बात अपने हस्बैंड को बताती है, और ऑब्वियसली वो तो मैं आपको बताया था, उसका हस्बैंड तो वैसे ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसके बाद फिर ये लोग अपनी ट्रैवल शुरू करते हैं, सब प्लान, और उसके बाद ये लोग वापस आते हैं इंडिया। ये दिल्ली अपने घर नहीं जाते घबराहट के मारे, ये सीधे जाते हैं यहीं हनुमान धाम आते हैं, यहाँ सेवा वेवा करते हैं, यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। और इतना क्रेजी पायल बताती है कि मतलब उसको जब वो यहाँ आई और जब उसे पूछा कि इस तरह के सज्जन मिले थे मेरे को 4-5 साल पहले, ऐसे हुआ था, ये सब चीजें हुई थी, तो किसी भी आदमी ने उनका हुलिया नहीं पहचाना। और जब पायल को ये रियलाइज हुआ कि शायद वो व्यक्ति जो कुछ भी था वो शायद सिर्फ पायल के लिए ही आया था, तो पायल बताती है कि उसके नॉन स्टॉप आंसू बहे, घंटों तक शी वॉज क्राइंग। एंड वो ऑब्वियसली दुख के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। पायल एंड में लिखती है कि उसकी जिंदगी एकदम फेरी टेल थी और ऐसी ड्रीमी लाइफ थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ से एक खराब फैमिली आई, उन्होंने धीरे धीरे मैनिपुलेट किया, शायद काला जादू करके, पहले पापा को, मम्मी को, दोनों भाइयों को, उसके बाद फिर अलग अलग चीजें इनके साथ करी, इनके घर के साथ करी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या इनके साथ हो गया। इतना कुछ हो गया कि अब इसको ऐसा लगता है कि शायद उसने बस एक बहुत ही बुरा सपना देखा था और बस अब उसकी नींद खुल चुकी है और वो सपना टूट चुका है। और दुनिया पायल को दोबारा से उतनी खूबसूरत, उतनी हसीन लगने लगी है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट सेंट जो उसे हनुमान धाम में मिले थे। है ना दोस्तों, गजब की कहानी नहीं है? जब ये कहानी अभी मैंने पढ़ी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 3:18 हो रहे हैं। देखो ये देखो 3:18 सुबह के 3 बजे मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। मुझे इतने गूज बम्स आ गए थे जब ये कहानी मैंने सुनी ना, मतलब लेजिट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि क्या ही कहानी है यार, कितना नेगेटिव और फिर क्या पॉजिटिव यार दोस्तों। बस दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीज हुई है ना, अगर आप भी इन चीजों से परेशान हो, भगवान में भरोसा नहीं छोड़ना है दोस्तों। आप जिस भी भगवान को मानते हो, पता है वो
आप चाहे हनुमान जी को मानो, आप जीसस को मानो, आप अल्लाह को मानो, जिसको भी आप मानते हो ना, बस वहां से वो ताकत और पॉजिटिविटी आपने लेनी है और हर चीज से फाइट करना है दोस्तों। हर चीज को आप हरा सकते हो, हर चीज से आप जी सकते हो। सो दोस्तों, इसी बात पे इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे अगली कहानी के साथ। ये तो बहुत ही लंबी कहानी हो गई, पर मजा आ गया मेरे को सुनाने में आपको। अब मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, इसी चैनल पे, यहीं पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके, बाय।